जी हेलो दोस्तों, मैं हूं कमर चीमा और दोस्तों जैसा कि आप देख रहे हैं मेरे साथ मौजूद है शकील चौधरी साहब। चौधरी साहब, सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू चीमा साहब, थैंक यू फॉर हैविंग मी। थैंक यू सर। चौधरी साहब, आप स्कॉलर हैं, एनालिस्ट हैं, बड़ी गहरी निगाह रखते हैं साउथ एशियन पॉलिटिक्स पे, पाकिस्तान के डोमेस्टिक जो सोशो पोलिटिकल कंस्ट्रक्ट है उसके ऊपर। चौधरी साहब, मैं आज आपसे जो सवाल करना चाहता हूँ वो बड़ा इंटरेस्टिंग सवाल है कि पाकिस्तान समझता है कि अब उसकी जो ग्लोबल रीजनल प्रोफाइल जो है वो बहुत बढ़ गई है। अमेरिकन भी बड़ी जो है वो अहमियत दे रहे हैं, सारी दुनिया बड़ी अहमियत दे रही है, मिडल ईस्ट के अंदर भी बड़ी अहमियत हो रही है। आपको क्या लगता है, इजंट इट अ राइट मोमेंट दैट इंडिया शुड सिट ऑन टेबल विद पाकिस्तान एंड वी शुड टॉक? और इसमें पाकिस्तान को क्या करना चाहिए? व्हाट शुड पाकिस्तान डू कि हम इंडिया और पाकिस्तान इकट्ठे टेबल पे बैठें और हम मुस्तकबिल का जो रास्ता है वो अख्तियार करें, ना कि हम पुरानी लड़ाइयाँ और इन चीज़ों को पढ़ें। तो ये मुझे बताएं, व्हाट शुड पाकिस्तान डू? ठीक है जी, कि इंडिया टेबल पे बैठे, हम तो क्योंकि हम डायलॉग के ख्वाहिशमंद हैं, इंगेज करना चाहते हैं, बात करना चाहते हैं। जी चौधरी साहब। चीमा साहब, हम पहले भी इन मौजूआत पे बात कर चुके हैं। प्रोफाइल भले आपका बेहतर हो गया हो, लेकिन असल चीज़ जो है ना वो इकानमी है। तो जब तक आपकी इकानमी बेहतर नहीं होती तो प्रोफाइल का तो खास फायदा नहीं होगा, इट्स अ टेम्परेरी गेन। तो असल चीज़ ये है कि आपको खुद क्लैरिटी होनी चाहिए कि आप चाहते क्या हैं, व्हाट आर योर गोल्स वीज़ा वी योर फॉरेन पॉलिसी, उनसे आप अचीव क्या करना चाहते हैं। जब तक वो क्लैरिटी नहीं होगी, इस प्रोफाइल का आपको कोई फायदा होने वाला नहीं है खास। सो फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू हैव क्लैरिटी कि आपके गोल्स क्या हैं, व्हाट इज द मिनिमम दैट यू वांट टू अचीव। उसके बाद फिर जो है आप उन गोल्स को अचीव करने की कोशिश करते हैं, फ्रेंडली कंट्रीज को यूज करते हैं, इंटरनेशनल मीडिया को यूज कर सकते हैं। लेकिन फर्स्ट ऑफ ऑल यू नीड टू हैव क्लैरिटी कि आपके ऑब्जेक्टिव्स हैं क्या। जब तक आपके ऑब्जेक्टिव्स ही क्लियर नहीं है तो उस वक्त तक मेरा नहीं ख्याल कि कोई खास मकसद हासिल होगा। टेबल पे बैठने का भी कोई मकसद नहीं है जब तक कि आपको खुद पता ना हो कि आप चाहते क्या है। नहीं चौधरी साहब, ये जो आपने बात की है कि आपकी इकोनॉमी बेहतर हो, 250 मिलियन लोगों का मुल्क हो, तकरीबन 1 ट्रिलियन की इनफॉर्मल फॉर्मल इकोनॉमी हो, तो डोंट यू थिंक पाकिस्तान इज अ राइट कंट्री टू एंगेज विद? चीमा साहब, एंगेज फॉर व्हाट? कि एक तो मुझे नहीं पता कि 1 ट्रिलियन की आपने कहा ना इकोनॉमी ठीक नहीं है। जी, आपने पॉइंट उठाया, इकोनॉमी ठीक होगी तो तब आपके साथ टेबल पे बैठेंगे। मैं तो सिर्फ इतना कह रहा हूँ कि 250 मिलियन की मार्केट है और इनफॉर्मल फॉर्मल इकोनॉमी तकरीबन $1 ट्रिलियन की है, एंड स्टिल हमें क्या करना चाहिए? मतलब कि हम समझते हैं कि इंडिया और पाकिस्तान टेबल पे बैठेंगे। नहीं चीमा साहब, मेरा मतलब ये था कि आपकी जब तक इकोनॉमी बेहतर नहीं होती आपको इतना सीरियसली नहीं लिया जाता जितना आप समझ रहे हैं। तो असल चीज जो है वो इकोनॉमी है। अभी यूएई का ही देख लीजिए कि इंडियंस के लिए यूएई जाना कितना आसान है और पाकिस्तानियों के लिए कितना आसान है। कितना मुश्किल बना दिया है उन्होंने वीजे को पाकिस्तानियों के लिए, और बाकी मुल्कों का भी यही हाल है। यानी इंडिया इतना बड़ा मुल्क होने के बावजूद 1.5 बिलियन, उनके लिए वीजा हासिल करना या एयरपोर्ट पे जाके वीजा लेना वो ज्यादा आसान है, ज्यादा मुल्कों में वो जा सकते हैं बनिस्बत पाकिस्तान के। तो हमारी जो इकोनॉमी है, एक तो यही चीज है कि इसको हम डॉक्यूमेंट नहीं कर पाए। अगर हमारी फॉर्मल इकोनॉमी $300 बिलियन की है तो हाउ कम और इनफॉर्मल इकोनॉमी इज $1 ट्रिलियन? तो ये भी हमारी एक नाकामी है ना कि हम उस इकोनॉमी को फॉर्मलाइज नहीं कर सके। और इंटरनेशनली हमारा क्या इमेज है, खुद हमारे प्राइम मिनिस्टर कहते हैं दोस्त मुल्कों में जाते हैं तो वो लोग घबरा जाते हैं कि जी पैसे मांगने आए होंगे। तो दिस इज द इमेज दैट यू हैव। यू नीड टू इंप्रूव द रियलिटी। उसके बाद रियलिटी जब इंप्रूव होगी तो इमेज आपका खुद ब खुद इंप्रूव हो जाएगा। हसन निसार ने एक दफा कहा था ना कि रियलिटी क्या है? रियलिटी इज वेरी ग्रिम, रियलिटी इज वेरी अनप्लेजेंट। आप देखिए ना, आपके स्टैटिस्टिक्स देखिए क्या कहते हैं कि आपकी रेपुटेशन एक इंटरनेशनल भिखारी की हो गई है अनफॉर्चुनेटली। आपके वो पहले भी मैं आपसे शेयर कर चुका हूं कि 27 मिलियन बच्चे स्कूलों से बाहर है। कल बल्कि मैंने वो देखा दुनिया टीवी पे था कि 42% बच्चे जो हैं वो स्टंटेड ग्रोथ का शिकार हैं। तो पोलियो का खात्मा आज तक आप नहीं कर सके। आपके 2 सूबों में इंसर्जेंसीज जारी हैं। सो दिस इज फूड फॉर थॉट। आपको सोचना चाहिए यार, कुछ गड़बड़ तो नहीं है कुछ। तो किसी ने कहा था ना कि अगर एक बंदा आपको कहे कि यू आर ड्रंक तो कोई परवाह ना करें, लेकिन अगर 2 लोग आपको कहे ना कि आप ड्रंक हैं तो फिर थोड़ा सा सीरियसली लें। और अगर 3 लोग ये कह दें कि यू आर ड्रंक देन बेटर स्टे होम, फिर उस वक्त तक घर चले जाएं जब तक नशा उतर ना जाए। तो सर पूरी दुनिया हमें क्या कह रही है कि भाई फोकस ऑन योर इकोनॉमी। इवन सर चाइनीज प्रेसिडेंट जब आए थे मुशर्रफ दौर में, नया coup हुआ था, उन्होंने भी सेनेट से खिताब किया था और ये कहा था कि लर्न फ्रॉम अस, अपने कंटेंशियस इश्यूज को बैक बर्नर पे डाल दो और अपनी इकोनॉमी पे तवज्जो दो। तो अगर हमने वो मशवरा भी माना होता तो आज हमारी इकोनॉमी बहुत बेहतर हालत में होती। अमेरिका में एक पाकिस्तानी इकोनॉमिस्ट है, उनका भी कहना है कि अगर 60s में हमने डिफेंस पे इतनी तवज्जो ना दी होती तो आज हम डिफेंस पे उससे ज्यादा खर्च करने के काबिल होते जितना अब हम कर रहे हैं। तो आपने जो लॉन्ग टर्म अप्रोच है ना वो नहीं ली कभी, अनफॉर्चुनेटली शॉर्ट टर्म पे ही रहे। चाइना ने आप देखिए 70s में वो कितना कम खर्च करते थे डिफेंस पे, उन्होंने कहा हमारा फोकस जो है वो इकोनॉमी है। तो दे पुट देयर कंटेंशियस इश्यूज ऑन द बैक बर्नर, और आज देखिए उनका कितना बड़ा बजट है डिफेंस का। सो अनफॉर्चुनेटली एक तो हमें क्लैरिटी नहीं है, फिर लॉन्ग टर्म विजन नहीं है।
नहीं थोड़ा सा लॉन्ग टर्म विजन जिस तरह का पाकिस्तान की इकोनॉमिक पॉलिटिकल मॉडल है, हाइब्रिड है, कभी डेमोक्रेसी कभी डिक्टेटरशिप हमने देखी, अभी एक और शक्ल में चल पड़े हैं। सवाल ये पैदा होता है एंड देन फिर दुनिया भी वो जैसे कहते हैं ना, हम जो ग्लोबल चेंजेस हो रही हैं खित्ते के अंदर, उस पर भी रहमो करम पे हम हैं। अगर फॉर एग्जांपल अफगानिस्तान में जंग शुरू होगी, हमने हिस्सा ले लिया, फिर वो जंग खत्म करनी है, उन लोगों को खत्म करना है, फिर हमने हिस्सा ले लिया, तो हमारी जो ग्रोथ है वो जारी बात है, जो जियो स्ट्रेटेजिक हालात बदलते हैं उसके साथ ही हमारी ग्रोथ भी लिंक होती है। वो उसमें हम ये कह सकते हैं कि हमें क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, कौन से अच्छे फैसले करने चाहिए थे, कौन से बुरे फैसले करने चाहिए थे। लेकिन सवाल ये है कि आप क्या समझते हैं कि अगर 300 अरब डॉलर की फॉर्मल इकोनॉमी है और पूरा बलोचिस्तान इनफॉर्मल है, पूरा केपी एक बहुत बड़ी तादाद में इनफॉर्मल है, पंजाब का बहुत बड़ा इनफॉर्मल है, तो ये इससे डबल ये 600-700 अरब डॉलर की आराम से ये इकोनॉमी बनती है जो इनफॉर्मल है पाकिस्तान की। ऐसे तो नहीं मुल्क चल रहा होता। अगर इस मुल्क में 40-45 अरब डॉलर आ रहा है एज ए फॉरेन वो रेमिटेंस आ रही है मेन बैंकिंग चैनल से, तो इनफॉर्मल चैनल से भी बहुत सारा पैसा आ रहा होता है। तो ये तो इकोनॉमी तो है बड़ी, आबादी बड़ी है तो इकोनॉमी बड़ी है, लेकिन क्योंकि हम डॉक्यूमेंट नहीं कर सके वो हमारा एक प्रॉब्लम है। लेकिन थोड़ा बात ये नहीं है कि हम भिखारी हैं। दुनिया में मुल्क ऐसे हैं जहां पे इस तरह के चैलेंजेस आ जाते हैं, सोशल चैलेंजेस आ जाते हैं, स्टंटेड ग्रोथ भी है। क्या इंडिया के अंदर या बांग्लादेश के अंदर या नेपाल के अंदर क्या सारे वहां पे ग्रोथ सही है? तो सवाल यह है कि हमें जो जिस पोजीशन में हम खड़े हुए हैं, हमें यहाँ से आगे हमारी पोटेंशियल एंड कैपेबिलिटी मौजूद है। ये आज जो हमने इस खित्ते का जो बैलेंस चेंज किया है वो कुछ स्टंटेड ग्रोथ वाले ऑफिसर्स ने तो नहीं किया, या कुछ स्टंटेड ग्रोथ वाली लीडरशिप ने तो नहीं किया। वो जैसी एक लीडरशिप होती है, ठीक है, 60-70% ठीक लोग हैं, 20-30% के साथ चल रहे होते हैं, उन 60-70 में 20-30 को भी ठीक करना है। तो सवाल ये मैं कह रहा हूँ कि हम इस तरह के काबिल भी नहीं है कि इंडिया हमसे बात ही ना करे यार। मतलब टेबल पे बैठने ही वो पसंद नहीं करता। मैं तो कहता हूँ कि हमें इस पे इंडिया को सामने आना चाहिए ना। या कि आप समझते हैं कि इंडिया का कोई कसूर नहीं, सारा हमारा कसूर है, हमें ही ठीक होना है, हम ही अच्छे बच्चे हों, हम पहले यूरोप बने फिर इंडिया से बात करें। सीमा साहब, बात यह है कि हमें अपने हालात पे तवज्जो देनी है फर्स्ट ऑफ ऑल, कि हमारे ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्सेस या इंडेक्सेस क्या कहते हैं। तो अनफॉर्चुनेटली साउथ एशिया में हम सबसे नीचे हैं। अफगानिस्तान को अगर हम निकाल दें साउथ एशिया से, इसलिए कि उसका भी बड़ा डिबेटेबल है कि वो सेंट्रल एशिया का हिस्सा है कि साउथ एशिया का हिस्सा है, तो बाकी हम सब में पीछे हैं। तो हमारी जो थिंकिंग सेक्शंस हैं वो क्यों ये बात नहीं करते कि हम कैसे पीछे रह गए सबसे। ये कह देना तो बड़ा आसान है कि जी प्रॉब्लम हर जगह होते हैं। सर, हमें स्पेसिफिक होना चाहिए कि भाई प्रॉब्लम्स हर जगह होते हैं, तो आपके मुल्क में जो प्रॉब्लम है उनका क्या हल है, उनका हल क्यों नहीं कर रहे? कब तक आप ये सहारा लेते रहेंगे जी प्रॉब्लम तो हर जगह होते हैं? तो सर, अगर आपकी इतनी बड़ी इनफॉर्मल इकोनॉमी है, हु इज रिस्पांसिबल? व्हाई इज द स्टेट अ फेलियर इन कंट्रोलिंग दिस इलीगल इकोनॉमी? सवाल मैं आपकी बात से 100% एग्री करता हूँ। ये लोग रिस्पांसिबल हैं जो पावर में है, मैं आपसे एग्री करता हूँ। लेकिन ये चीज कह देना कि जी आप बेशक 250 मिलियन का मुल्क है, लेकिन आप पहले इकोनॉमी को जो है ना वो 4 ट्रिलियन की करें, फिर भारत आपसे बात करेगा। क्या हम एक देखिए दुनिया के क्या खित्ते, आप नेपाल, भूटान, श्रीलंका, मालदीव्स, बाकी ममालिक की सारी इकोनॉमी सब वहां पे बहुत अच्छा है जो उनके साथ इंडिया एंगेज करता है। सवाल ये तो नहीं है वहां पे क्या मिडिल ईस्ट में सब कुछ अच्छा है, वो छोटे छोटे मुल्क हैं, कोई बहुत बड़ी वो जिसे कहते हैं ना, ठीक है, और उनकी आबादी कम है तो उनके मामलात अच्छे हैं, उनके पास पैसे पूछे हैं, उनकी आबादी, हमारी आबादी बढ़ गई ना तो हमारे वो रिसोर्सेज कम हो गए। मैं तो ये कह रहा हूँ कि दुनिया के बाकी मुल्कों के साथ कोई सबको सुरखाब के पर तो नहीं लगे हुए। मैं तो सिर्फ जो मेरा मौकफ है, आप पाकिस्तान की सोशो इकोनॉमिक डेवलपमेंट पे आ गए कि पहले वो ठीक करे फिर इंडिया से बात करें। भाई वो तो बाद में ठीक होगी जब इंडिया हर रोज डिफेंस का बजट 85 अरब डॉलर कर देगा और हमें खित्ते में इनसिक्योर करेगा, तो हम अपनी पेट काटेंगे, कुछ बाकी तरफ भी जाएंगे ना। तो वो चीजें भी तो हैं, उस पर मैं चाहता हूँ आप फोकस करें कि इंडिया ने जो 85 अरब डॉलर का डिफेंस का बजट है फॉर एग्जांपल, वो उनको भी तो आप पाकिस्तान की इंसर्जेंसी कश्मीर में क्या हो रहा है, नागालैंड, मणिपुर, 4 मैं आपको रियासतें बता सकता हूं जहां पे इनको चैलेंज है। 2026 में उन्होंने कहा है कि हमने ये सारे रेड कॉरिडोर के मसलों को खत्म करना है। सो पॉइंट ये कि मसले तो वहां पे भी हैं। ये थोड़ी कोई अमेरिका आके पूछता है कि ਤੁਹਾਡੇ 4 स्टेटां मसले ने असा ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲ नहीं करनी, पहले वो मसले ठीक करो। तो सब ये तो कोई लॉजिक बनती है कि पहले अमेरिका आके इंडिया को कहे ये पहले अपने 6 मुल्क मसले हल करो फिर हम आपसे बात करेंगे। आप तो वो लॉजिक दे रहे हैं कि पाकिस्तान को पहले तुम अपने मसले हल करो फिर तुमसे इंडिया बात करेगा। इसमें थोड़ा सा कोई रहनुमाई फरमाएं कि इंडिया को हम वहां पे बता सकें कि भाई रिस्पॉन्सिबल अच्छे नेबर्स की तरह बात करें, एंड देन सारी चीजें साथ साथ चलती रहेंगी, बॉर्डर ट्रेड भी होती रहेगी, पंजाब सिंध तरक्की करेगा, इंडिया के यहाँ राजस्थान पंजाब तरक्की करेगा। ये मॉडल पे मैं सब आपसे गुजारिश करना चाहता हूँ, आप फोकस करें। जी बट चीमा साहब, एक तो बात ये कि मैंने ये नहीं कहा कि इकोनॉमी जब तक ठीक नहीं होगी इंडिया जी साहब मेरी छेद के मेरे बट बनाता है। अच्छा, तो मैं ये नहीं कह रहा कि जब तक आपकी इकोनॉमी ठीक नहीं होगी इंडिया एंगेज नहीं करेगा। मैंने ये कहा था कि असल चीज जो है ना आपका प्रोफाइल नहीं है, इकोनॉमी है। तो उसके बाद मैंने ये कहा था, जो उससे भी शायद ज्यादा अहम बात है, कि आपको क्लियर होना चाहिए कि व्हाट आर योर फॉरेन पॉलिसी गोल्स। उस पे आपके यहाँ क्लैरिटी नहीं है अनफॉर्चुनेटली। तो उस पे क्लैरिटी लाइए कि किस डोमेन में नहीं है, आपकी फॉरेन पॉलिसी गोल्स में क्लैरिटी नहीं है। मैं बताता हूँ, सबसे बड़ा तो आप अब तक क्लियर नहीं है कि व्हाट डू यू वांट विज़ा-वी कश्मीर। कश्मीर पे आपके मिनिमलिस्ट डिमांड क्या है, ठीक है? क्या आप यही चाहते हैं कि कश्मीर जब तक पाकिस्तान का हिस्सा नहीं बनता एक टड़का जारी रहेगा? तो मुशर्रफ ने भी कहा था, इवन यहाँ तक कह दिया था कि कश्मीर का मसला रिजॉल्व हो भी जाए तो इंडिया के साथ लो इंटेंसिटी कॉन्फ्लिक्ट जारी रहेगा। यानी हमारी मिलिट्री एस्टैब्लिशमेंट ने ये फैसला किया हुआ है कि पीस नहीं होना इंडिया के साथ।
इसलिए कि वो, जैसे मैंने पहले भी कोट किया था एमबी नकवी साहब को, सीनियर जर्नलिस्ट थे हमारे, उन्होंने कहा था कि हमारी मिलिट्री एस्टैब्लिशमेंट जो है ना अमन चाहती है ना जंग चाहती है, कि जंग से बहुत डिस्टेबलाइज हो जाती है चीजें, डिस्टर्ब हो जाती हैं, और पीस अगर होगा तो फिर लोग क्वेश्चन करेंगे कि इतना डिफेंस पे हम क्यों खर्च करते हैं, इतनी बड़ी आर्मी की हमें क्या जरूरत है। तो ये जो चीजें हैं, वी नीड टू हैव क्लैरिटी एटलीस्ट अमंग थिंकिंग सेक्शंस। हमारे जो थिंकिंग सेक्शंस भी हैं अनफॉर्चुनेटली, बहुत सारे उनमें से ऐसे हैं जो अपने कंफर्ट जोन से निकलना नहीं चाहते, कोई ऐसी बात नहीं करना चाहते जिसके बाद उनके ऊपर प्रेशर आ जाए, जिसके बाद उनके ऊपर क्रिटिसिज्म शुरू हो जाए। वो कहते हैं व्हाई शुड वी स्टिक अवर नेक आउट, हमें क्या जरूरत पड़ी है, ठीक है जिस तरह चल रहा चलने दो। तो किसी भी मुल्क में थिंकिंग सेक्शन का बड़ा अहम रोल होता है। वो मुआशरे का ज़मीर होते हैं, बताते हैं कि भाई यहाँ पे आप गलत हो, यहाँ पे आप सही हो, इस तरह कर लो, इस तरह से ना करो। लेकिन हमारे यहाँ जो है ना वो भी आवाजें बहुत कम है, बल्कि ना होने के बराबर है। तो जब तक हम ये क्लैरिटी नहीं लाएंगे, और सर आपने नागालैंड की भी बात की, नागालैंड का शायद आपको इल्म नहीं है कि वहां पे तो पीस अकॉर्ड हो गया था 2015 में। तो नागालैंड का अब इतना मसला नहीं है। इस वक्त जो मसला हमें दरपेश है वो बलोचिस्तान का है, केपीके का है, और हमें समझ नहीं आ रही कि हम कैसे करें। बलोचिस्तान का मसला सर पॉलिटिशियंस ने डिस्पाइट देयर इनकॉम्पिटेंस व्हाटएवर वो ऑलमोस्ट रिजॉल्व कर लिया था, ठीक है, डॉक्टर मालिक, मुशाहिद हुसैन और शुजात। उसके बाद मिलिट्री एस्टैब्लिशमेंट ने कहा उनको कि आप पीछे हट जाए, हम खुद ही करेंगे रिजॉल्व इसको। तो सर अगर आप खुद ही नहीं करना चाहते कोई मसला हल, तो फिर तो बड़े अफसोस की बात है। तो कश्मीर पे सर मेन चीज ये है कि प्लीज हैव अ क्लैरिटी, और उसमें जो है मीडिया का अहम रोल है, मेन स्ट्रीम मीडिया का, टीवी चैनल्स का, अखबारात का, खासतौर पे उर्दू अखबारात का, और उससे भी ज्यादा अहम टीवी चैनल्स का आजकल, इसलिए कि हमारे लोग पढ़ने लिखने पे ज्यादा यकीन नहीं रखते, टीवी देख लेते हैं। तो वहां पे आप ओपन डिबेट कराइए, जेन्युइन डिबेट कराइए, फ्री डिबेट कराइए कि क्या हम चाहते क्या है कश्मीर पे, और कश्मीर की क्या कीमत हम देने के लिए तैयार हैं। व्हाट इज द कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस, वो भी कर लें कि पिछले 78 साल में हमने कश्मीर के लिए क्या कॉस्ट पे की है और हमें क्या गेन्स मिले हैं। अब जब तक ये नहीं आप करेंगे, आप किसी तरफ जा नहीं सकते, आप वही दायरे का सफर ही करते रहेंगे। सारे कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस हमने करने हैं। मतलब आपने ये कहा कि जी पाकिस्तान की जो फौज है वो अमन नहीं चाहती, फौज अमन नहीं चाहती और जंग भी नहीं चाहती, दरमियान में चीजें रखना चाहती है। ओके फाइन, ये एक मौका पे आपने सर आई कोटेड अ सीनियर एंड रिस्पेक्टेड जर्नलिस्ट एमबी नकवी, ही सेड दैट, एंड आई थिंक ही हैड अ पॉइंट। लेकिन आप नहीं ठीक है, आपने कहा कि जी पाकिस्तान आर्मी डजंट वांट अ पीस। ये अभी जो बलोचिस्तान की सिचुएशन में चीजें बेहतर हो रही थी, वहां पे भी फौज ने आकर जलोच तल दिया। अब मुझे ये चौरसा बताएं कि ये फौज से फिर क्या करना है इनका, और ये कैसे मैनेज करना है इनको। अगर फॉर एग्जांपल ऑल रोड्स लीड्स टू जीएचक्यू, वहां जाते हैं, वहां मसले हैं, तो उसको कैसे मैनेज करना है कि मतलब वो अगर चीजें खराब कर रहे हैं इस मुल्क के अंदर, वो स्पॉइलर हैं, तो फिर ये कैसे किया जा सकता है। बिकॉज उसका भी तो कोई ना कोई हल होगा ना चौसा। वो भी तो अगर फौज कोई बात कर रही है बलोचिस्तान पे, कश्मीर पे, इंडिया पे, तो वो भी तो कोई एंगल लेके बैठे होंगे ना। आपका क्या ख्याल है, डू यू थिंक कि उनका एंगल जस्टिफाइड है, या कि डू यू थिंक कि पाकिस्तान की पॉलिटिकल क्लास कॉम्पिटेंट नहीं है। मतलब फिर चीजें सॉल्व कैसे होंगी अगर आप समझते हैं कि इंडिया को कुछ नहीं करना चाहिए, सब कुछ पाकिस्तान को करना चाहिए। सर इंडिया को जो करना चाहिए, लेट इंडियन इंटेलेक्चुअल्स एंड एकेडमिक्स सजेस्ट टू इंडिया कि व्हाट दे शुड डू। हम तो अपने मुल्क के हालात पे तबसरा कर सकते हैं ना कि हमें क्या करना चाहिए। तो अमेरिका के लोगों को क्या करना चाहिए, अमेरिका की गवर्नमेंट को क्या करना है, लेट देम डिसाइड। सर बात यह है कि आज से 12-15 साल पहले की बात है, जनरल तलत मसूद मुझे मिल गया इसमें मैरियट में। तो उनसे मैंने गुजारिश की, मैंने कहा सर जनरल कियानी तो आपके जूनियर रहे होंगे। तो कहते हैं हाँ मेरे जूनियर थे। तो मैंने कहा सर अगर आप उनसे जाके मिलें, या सीनियर जो मिलिट्री ऑफिसर्स हैं उनका डेलीगेशन ले जाएं, और उनसे ये कहें कि बलोचिस्तान का जो इशू है ना, ये पॉलिटिकल इशू है, इसको पॉलिटिकली रिजॉल्व किया जाए। तो उन्होंने बड़ा डिसमिसिव तरीके से कहा कि उनको सब पता है। तो सर हमारे जब सीनियर मिलिट्री ऑफिसर्स, और वो भी जिनकी रेपुटेशन है थिंकिंग जनरल की, उनका भी ये एटीट्यूड हो, वो कोई जरा सा रिस्क लेने के लिए भी तैयार ना हो कि भाई आप जाएं जनरल कियानी के पास, तो उनको ये बात करें। अगर वो नहीं सुनते बात, तो आगे फिर लिखते किसी कॉलम में कि हमने कोशिश की थी, वो उन्होंने बात हमारी नहीं सुनी। तो सर इस तरह के जो लोग हैं जो रोल कोई अदा कर सकते हैं, एल्डर स्टेट्समैन हैं, एल्डर एकेडमिक्स हैं, इवन एम्बेसडर्स हैं, एम्बेसडर्स जिन्होंने सारी दुनिया देखी होती है, वो भी अपने कंफर्ट जोन से नहीं निकलते, वो भी कोई हमारी रहनुमाई नहीं करते, वो भी वही करते हैं एको चेंबर वाला काम, मोर ऑफ द सेम, वही कर लो, ज्यादा हार्ड लाइन ले लो। तो भाई आपने पूरी दुनिया देखी है, आपको पता है मुल्कों ने कैसे डेवलपमेंट की। सिंगापुर कहाँ था आज से 50-60 साल पहले, 70 साल पहले, मलेशिया कहाँ था, यूएई कहाँ था, हम कहाँ थे, वी वर बेटर ऑफ देन सम ऑफ दीज कंट्रीज। हम क्यों पीछे रह गए? गाइड करो लोगों को, आप वही हार्ड लाइन सबक पढ़ाते रहते हो, लड़ जाओ मर जाओ, कंप्रोमाइज नहीं करना। गैरत का सवाल है भाई, इससे जो है आप बहुत ज्यादा तरक्की नहीं कर सकते, आप आगे नहीं देगा, अपने हालात जो है, अवाम के हालात इंप्रूव नहीं कर सकते। क्या हासिल करना चाहते हैं इस हार्ड लाइन मैसेज से? नहीं चोट साहब, क्या हार्ड लाइन मैसेज क्या है? मतलब इंडिया पाकिस्तान पे हमला कर दे तो क्या करें हम? आगे से कहें सर ये फलां इलाका भी ले लें, ये हमें करना चाहिए। अगर आप एक सॉवरन मुल्क हैं, अगर आप समझते हैं पाकिस्तान को सॉवरन मुल्क, अगर सॉवरन मुल्कों की कोई इज्जत होती है, ठीक है, सॉवरेनिटी हमारी इंजर्ड है, आई अंडरस्टैंड, सॉवरेनिटी की भी किसमें है, फाइनेंशियल सॉवरेनिटी, बहुत सारी और चीजें हैं, लेकिन इंडिया आपका एक आर्क राइवल है, वो आपको कहता है कि भाई हमारे सामने झुक जाओ, सर तस्लीम खम करो। पाकिस्तान कहता है नहीं, हम पैरिटी पे रहना चाहते हैं। आप क्या चाहते हैं कि इंडिया जब पाकिस्तान पे हमला करे, पाकिस्तान इंडिया को जवाब ना दे? मतलब ये आप चाहते हैं, ये हमारी होनी चाहिए। अगर वो मिलिट्री हार्डवेयर बिल्ड कर रहे हैं, मिलिट्री बना रहे हैं, तो आपने भी तो 1947 में मुल्क आजाद हुआ ना, उनसे अलहदा हुए तो किसी बुनियाद पे हुए, कुछ हुआ ऐसा?
आप क्या समझते हैं कि हमें क्या सरेंडर कर देना चाहिए मुकम्मल और कहना चाहिए कि सर हमें 50 साल लगेंगे पहले डेवलप होने में, फिर हम आपके साथ लड़ाई करेंगे? हमारा ये मॉडल होना चाहिए, या कि सिचुएशन ऐसी हमें अगर इंडिया रोजाना खर्चे करेगा, हमें इनसिक्योर करता है, हमारे ऊपर हमले करता है, तो हमें क्या करना चाहिए? मतलब फिर कबूल कर लें मोदी साहब को सलाम मारें, सलूट में शकील साहब? चीमा साहब, ये मैंने नहीं कहा कि आप सरेंडर कर दें, मैंने तो सिर्फ ये कहा कि आप अपने जो अहदाफ हैं, आपके जो ऑब्जेक्टिव्स हैं, उन पे क्लैरिटी हासिल करें। आपने बहुत ही एक्सट्रीम आर्गुमेंट उसको बना दिया और दैट हैज नथिंग टू डू विद रियलिटी। आप ये कहते हैं जी इंडिया हमला कर दे। सर, मैंने आपको पहले भी शायद कोट किया था कि रिस्पेक्टेड, हाईली रिस्पेक्टेड मिलिट्री ऑफिसर लाइक असगर खान, ही सेड कि जितनी भी जंगें हुई पाकिस्तान ने आगाज किया उनका, उसके बाद क्या रह जाता है पीछे? वो कोई इंडियन एजेंट तो नहीं थे ना, इंडियन प्रोपेगेंडिस्ट भी नहीं थे। वो अगर ये कह रहे हैं कि हमने शरारतें की और ये शरारतें हमने 47 से शुरू कर दी थी, तो प्रॉब्लम ये है कि हम चूंकि अपने बच्चों को, अपने नौजवानों को ऑनेस्ट हिस्ट्री नहीं पढ़ाते, इसलिए वो इस तरह के आर्गुमेंट्स लाते हैं। जी वो तो चाहते हैं जी हम सरेंडर कर दें, हम तो ये चाहते हैं। तो भाई सरेंडर किसने कहा सरेंडर कर दें? आप एक ऑनेस्ट तरीके से अपने इंट्रोस्पेक्शन करें, अपना जायजा लें कि आपने क्या गलतियां की, उन गलतियों से सीखने की कोशिश करें। मतलब मैं आपसे पूछूं, अगर क्या पाकिस्तान ने 47 से लेकर आज तक कोई गलती की विज़ा विज़ इंडिया? क्या कहेंगे आप? या कोई गलती नहीं की? पाकिस्तान रिकॉर्ड हैज बीन परफेक्ट। देखें, मैं ये कहता हूं जी, अगर 50% भी गलतियां की हैं और 50% इंडिया ने की हैं, अगर मैं मोटी सी भी मिसाल ले लूं, तो मतलब भाई मुल्कों के बीच में बहुत सारी चीजें होती हैं। अब इंडिया ने पूरा मुल्क हमारा तोड़ दिया, हमारी गलती है? चोर साहब, हम मुफ्ती बहनी बनाए, हमारी गलती है वो? आज वो कहते हैं कि जी आर्म्ड रेजिस्टेंस जो है वो दहशतगर्दी है, किसी मुल्क में बंदे भेजना और उनको ट्रेन करना और कहना निगोशिएट करना, हमले करना, ये हमारी गलती है? मतलब आप एक मुल्क को तोड़ दें और कहें जी पाकिस्तान की गलती है ये? मतलब ये ठीक है, हम गलत हैं, हमारे बहुत सारे जो इंटेलेक्चुअल्स हैं वो ये समझते हैं कि पाकिस्तान गलत है, भारत ठीक है। बिल्कुल ठीक होगा, मैं वो नहीं करना चाहता। मेरा तो मुल्क भारत ने तोड़ा है, आप उसको मेरी गलती कहेंगे? मेरी ठीक है, डोमेस्टिक बहुत सारे प्रॉब्लम्स होंगे, इश्यूज होंगे। क्या ये इंडिया की ये जारहियत नहीं थी चोर साहब? मुफ्ती बहनी को वेपन्स देना और ट्रेन करना और कहना जाओ पाकिस्तान की फौज से लड़ो अपने लोगों को। तो आज पाकिस्तान कहता है ये उस वक्त मुफ्ती बहनी को देते थे, आज पाकिस्तान कह रहा है ये और लोगों को भी दे रहे हैं। तो चोर साहब सवाल तो ये पैदा होता है कि हम गलत हैं। अब ये अगले दिन जो पाकिस्तान के 9 शहरों पे हमला किया है, ये पाकिस्तान ने जंग शुरू की है। ये जो पुलवामा पे, जो बालाकोट पे हमला किया था, ये पाकिस्तान ने इंडिया पे हमला किया था। उससे पहले वो कहते हैं हमने एक छोटी सी सर्जिकल स्ट्राइक की 2016 में। ये पाकिस्तान ने क्या किया कि वो जनाब आते हैं और जहाज लेके हमें मारते हैं? मुझे बताएं ना, ये 4 मुझे साले बताएं, तो इसमें क्या जवाब आपके पास? चीमा साहब, ये बताइए, आपने ईस्ट पाकिस्तान से शुरू किया कि इंडिया ने वो गलती की। मुझे अब 1-2 ऐसी गलतियां भी बता दीजिए अगर मगर के बगैर जो पाकिस्तान ने की, ताकि हम ऑनेस्ट गुफ्तगू कर सकें। डिड पाकिस्तान मेक एनी मिस्टेक स्टार्टिंग विद अगस्त 1947? मैं कहता हूं जी कि जो कुछ मुशर्रफ साहब का कारगिल फार्मूला था, जो कारगिल में वो करने जा रहे थे या किया था, दैट वाज रॉन्ग। लेकिन दैट डज नॉट मीन कि अगर मैं उसको गलत कहता हूं तो वो उसको सही कहता है तो वो ठीक है। मैं ये सिर्फ इतना कह रहा हूं कि गलतियां होती हैं। शायद ने जो फार्मूला ढूंढा, जो तरीकाकार ढूंढा, वो एक सही तरीकाकार नहीं था। लेकिन ऑब्वियसली एक बंदा जो है व्हेन ही इज इन पावर, वो कोई ऐसा डिसीजन लेता है, सही गलत हो जाते हैं। मैं तो इसमें वो नहीं करने, मैं कोई रिजिड हार्ड लाइन नहीं ले रहा। और भी बहुत सारी की गलतियां की होंगी। मैं ये नहीं कहता ये बड़े पवित्र हैं और बड़े साफ हैं और बड़े सुथरे हैं और जनाब ये ऊपर से जो चीजें आती हैं बहुत जबरदस्त हमारे जनरल्स हैं। गलतियां करते हैं भाई, क्यों नहीं करते? बैठ के ब्लंडर भी मारते हैं, बहुत सारी मुश्किलों में भी डालते हैं। ज़िया उल हक ने जो इस्लामाइजेशन की तबाही उतार के रख दी हमारी चोर साहब। ज़िया उल हक ने जो हमारे मुआशरे के साथ किया, आज हम वो खून से गलतियां जो है ना वो साफ कर रहे हैं। तो ज़िया उल हक ने तो पूरा का पूरा हमारा प्लशन कल्चर, ड्रग कल्चर तबाही उतार दी इस मुल्क की। तो मतलब चोर साहब एक नहीं को 50,000 गलतियां। लेकिन मैं तो ये कह रहा हूँ जो इंडिया हम पे आए रोज हमला कर रहा है चोर साहब, ये कश्मीर जो हमारा मुल्क तोड़ा चोर साहब, ये हम क्या करें यार? चोर साहब ये हमारे साथ ज्यादती हो रही है, आप उसमें आवाज नहीं बुलंद करते। तुसी कहंदे नहीं तुसी। अच्छा चीमा साहब, आवाज आ रही है? मैंने ऑनेस्ट गुफ्तगू की बुनियाद रख दी है जी चोर साहब, मैंने ऑनेस्ट गुफ्तगू की बुनियाद रख दी है। आपकी ऑनेस्ट गुफ्तगू सर कारगिल से शुरू होती है। मैं ये कह रहा था 47 से शुरू करें। क्या आप नहीं समझते कि पाकिस्तान की पहली बड़ी गलती, और हम 2000 साल की हिस्ट्री की बात नहीं कर रहे सर, सिर्फ 78 साल की हिस्ट्री की बात कर रहे हैं। और हमें इसको जो है ना वो पंबट पुस्से में नहीं डालना चाहिए कि गलतियां होती हैं, हर तरफ से होती हैं। वी शुड बी स्पेसिफिक और ऑनेस्टी के साथ उनको हमें एक्नॉलेज करना चाहिए। जूनागढ़ की एक्सेशन आपने कबूल की बगैर किसी लॉजिक के, बगैर किसी मॉरल अथॉरिटी के। फिर आपने कश्मीर पे ट्राइबल इन्वेजन करवाया और उसने फिर वहां पे बकौल कर्नल सिकंदर बलोच के, उसने ना हिंदू देखा, ना मुसलमान देखा, ना सिख देखा, सबको लूट मार की और रेप और प्लंडर के रिकॉर्ड कायम कर दिए। तो सर ये जो चीजें हैं ना, ये कोई 2000 साल पुरानी हिस्ट्री नहीं है। इनका हमें एक्नॉलेज करना चाहिए कि क्या गलतियां हमसे हुई, क्या नहीं हुई। और कश्मीर पे भी सर पहले भी मैंने गुजारिश की थी कि आपको तो प्लेट में रख के मिल रहा था, आपने नहीं लिया। और जहां तक इस पाकिस्तान का सर ताल्लुक है, उसका भी हम ऑनेस्टली जायजा नहीं लेते, उसको मुनाजराना बहस के लिए, मुनाजराना एक्सचेंज के लिए यूज करते हैं, एक पोलेमिकल एक्सचेंज बना देते हैं। वरना अगर हम खुद अपना तनकीदी जायजा लें तो हम ये बात ही ना करें
हमें तो खुद इतना शर्मिंदा होना चाहिए कि हमने उस मुल्क में जो मुसलमानों की हिफाजत के लिए बनाया था, लाखों मुसलमानों को हमने कत्ल कर दिया वहां पे। उनको इलेक्शन उन्होंने जीता, उनको इक्तदार देने के बजाय उनका हमने कत्लेआम शुरू कर दिया। तो आपने हबीब जालब का कथा तो सुना होगा ना, मोहब्बत गोलियों से धो रहे हो, वतन का चेहरा खून से धो रहे हो, गुमा तुमको कि रास्ता कट रहा है, यकीन मुझको कि मंजिल खो रहे हो। इवन द ग्रेटेस्ट पाकिस्तानी पेट्रियट लाइक AQ खान, उन्होंने सर 2009 में जंग और न्यूज में कॉलम लिखा था और उन्होंने कहा था कि हमने अपने बंगाली भाइयों का कत्लेआम किया। तो सर पीछे क्या रह जाता है? हम क्या इस मुनाजराबाजी से हासिल करना चाहते हैं? अगर हम वाकई अपनी हिस्ट्री से, अपनी गलतियों से कुछ सीखना चाहते हैं तो हमें आज बंगालियों से माजरत करनी चाहिए, उनसे माफी मांगनी चाहिए कि भाई हमने आपका कत्लेआम किया, हम गलत थे, हमने जुल्म किया। तो सर ये जो है ना, हमें आप बार बार कहते होते हैं ना आगे की तरफ देखें। आगे का रास्ता सर यही है कि आप प्लीज अपने अंदर क्लैरिटी लाइए, इंटेलेक्चुअल्स को उनका रोल अदा करने दीजिए, जो थिंकिंग सेक्शंस हैं उनको इंकरेज कीजिए, मीडिया पे बुलाइए, बहस और डिस्कशन से, डिबेट से खौफ ना खाएं, कुछ नहीं होने लगा। Heavens will not fall if there is genuine debate. डिस्कशन तो मैं कर रहा हूँ आपके साथ, रिक्वेस्ट, और आपसे जारी बात है हम सीखते भी हैं, लेकिन मैं सिर्फ इतना अर्ज कर रहा हूँ कि ये जो पॉइंट है ये बड़ा क्लियर है कि हमारी गलतियां जहां पे हैं वो हैं, हम मानते हैं। जो कुछ वहां पे बांग्लादेश में उस वक्त ईस्ट पाकिस्तान में हुआ वो बहुत कुछ, एज ए स्टूडेंट ऑफ पॉलिटिक्स जब मैं पढ़ रहा था तो मैंने समझा और मैंने एनालाइज किया, गलत किया हमने। मैं उस पर बिल्कुल वो दो राय नहीं रखूंगा या मैं डबल स्टैंडर्ड नहीं करूंगा, लेकिन चौर साहब मुफ्ती बहनी को सपोर्ट देना और मुल्क तोड़ना और वो करना भी तो गलत है। अच्छा, मैं ये बात कर रहा हूँ। और जो दूसरा मोदी साहब रोज मोदी साहब ने 9 शहरों पे पाकिस्तान पे हमला कर दिया, 9 शहरों पे हमला कर दिया पाकिस्तान के, वो भी तो चौर साहब गलत है ना। हम ठीक है, हम कमजोर हैं यार, हम कमजोर हैं, हमारी इकोनॉमी अच्छी नहीं है, पर यार हम इतने जोगे हैं कि हम जो है ना दिफा तो कर सकते हैं अपने मुल्क का। चीमा साहब बात ये है कि आपको पता है कितने रेफ्यूजीज जो हैं, कितने लोग ईस्ट पाकिस्तान से इंडिया चले गए थे रेफ्यूज लेने के लिए? एटलीस्ट 10 मिलियन, 1 करोड़ लोग। आप मुझे बताइए कि 1 करोड़ लोग अगर आपके किसी दूसरे मुल्क में चले जाएं और उस वक्त तो इंडिया की इकोनॉमी इतनी अच्छी भी नहीं थी, तो उनके लिए क्या ऑप्शन रह गया था कि इंडेफिनेटली वो उनको होस्ट करते रहें और जो कत्लेआम ईस्ट पाकिस्तान में जारी था उसको वो देखते रहें खामोश तमाशाई बनकर। और सर बंगालियों का क्या रिएक्शन था? बंगाली तो पंजाबियों से ज्यादा मुहब्बत वतन पाकिस्तानी थे ना। शेख मुजीब कितना बड़ा पेट्रियाटिक पाकिस्तानी था, तहरीक पाकिस्तान में कितना रोल था, पंजाबी लीडरों का कितना रोल था उसमें। तो फिर पंजाबी जो है वो जनाब पाकिस्तान के जो है वो ठेकेदार बन गए और बंगालियों को कहा कि ये गद्दार हैं, इनको मारो जितना मार सकते हो, इनकी जबान भी अच्छी नहीं है, उर्दू बहुत अच्छी जबान है, इस्लामी जबान है, अब हमने उर्दू अडॉप्ट कर ली है। तो सर ये तनकीदी जायजा जब तक हम नहीं लेंगे, और ज़िया-उल-हक का आपने कहा कि उसने जी तहस नहस कर दिया। सर ज़िया-उल-हक जैसे लोग कैसे बरसरे इक़्तिदार आ जाते हैं पाकिस्तान में और कैसे लोग उनको बर्दाश्त कर लेते हैं? हमने तो ये पाकिस्तान बनाया था मुसलमानों के हकूक के लिए, उनकी प्रॉस्पेरिटी के लिए, उनकी बेहतरी के लिए। तो हुक्मरान हमें मिले ज़िया-उल-हक जैसे या मुशर्रफ जैसे, ये क्या तज़ाद है? चौर साहब बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप। और मेरा ख्याल है कि चौर साहब आप जैसा जो आप एक तासुर जो एस्टैब्लिश कर रहे हैं या जो नैरेटिव दे रहे हैं, इसके ऊपर भी बहुत सोचने समझने की जरूरत है। और इसमें मैं आपसे एग्री करता हूँ कि ये एक नैरेटिव मौजूद है जो कि बड़ा जानदार नैरेटिव है। ठीक है, आपके पर्सपेक्टिव में, आपके नैरेटिव में बड़ी जान है, लेकिन जारी बात है कि दैट डज नॉट मीन कि हम जो है ना वो हलाकू खान हैं, हम बुरे हैं। हमारे मसले मसाइल हैं, आप मुझे इस चीज़ का समझ है, मैं आई अंडरस्टैंड दैट करता हूँ बहुत सब, लेकिन ये नहीं है कि हम कोई हमारे इतने मसले मसाइल हैं कि हम ही हर चीज़ की जो जड़ है या हमारे ही प्रॉब्लम है। बहरहाल जारी बात है, वो जैसे कहते हैं ना कमज़ोर को सब कुछ दबाना चाहता है, अपने भी दबाते हैं, भगाने भी दबाते हैं, लेकिन हम कमज़ोर ज़रूर होंगे, लेकिन हम अपनी जो है ना वो सालमियत पे या अपनी आन पे या अपनी उस पर कोई किसी को अटैक करने नहीं देंगे। ये पाकिस्तान की आवाम चाहती है और ये आपने देख लिया, ये मार्का हक और जो कुछ भारत ने पाकिस्तान पे हमला किया। लेकिन चौर साहब मेरा जो सिंगल ऑब्जेक्टिव था आज की वो डिस्कशन का, वो ये ही है कि टेबल पे कैसे आए भारत के साथ। मैं फ्यूचरिस्टिक बात करना चाहता हूँ, लेकिन आपका कहना यह है कि बहुत सारा घर में सफाई करनी चाहिए, चीज़ें ठीक करनी चाहिए, एक ऑनेस्ट रिव्यू करना चाहिए, फिर जाके इंडिया को कहना चाहिए कि हम बहुत अच्छे बच्चे हो गए हैं, आए हमारे बात करें। तो अभी हम अच्छे नहीं हैं, तो इंडिया बहुत अच्छा है, तो अभी हमें इंतजार करना चाहिए इंडिया का, और हमें अपने आप को ठीक करना चाहिए और अपनी इस्लाह पहले करनी चाहिए और अपना सब कुछ करना चाहिए। तो ये एक पर्सपेक्टिव है। थैंक यू वेरी मच शकील चौर साहब, इट्स ऑलवेज प्लेजर टॉकिंग टू यू। अगर मैं एक दो बातें ब्रीफली कर सकूं। आपने सर कहा कि हम हलाकू खान नहीं हैं, लेकिन सर ईस्ट पाकिस्तान में अनफॉर्चुनेटली जो हमने रोल अदा किया वो हलाकू खान से बहुत ज्यादा कोई कम भी नहीं था। और हमारा जो उसमें ऑपरेशन था ना 3 दिसंबर को जो हमने इंडिया की एयर बेसिस पे अटैक किया था, 7-8 एयर बेसिस पे, उसका नाम भी चंगेज खान रखा था उस ऑपरेशन का नाम। तो सर हमें वही बात है कि जब तक हम तनकीदी जायजा नहीं लेंगे, अवाम को फॉरेन पॉलिसी की डिबेट्स का हिस्सा नहीं बनाएंगे, तो हम मेरा ख्याल आगे नहीं जा सकते। अवाम जो 40% गुर्बत की सतह से नीचे जिंदगी गुजार रहे हैं, उनसे जरा पूछिए कि वो किस तरह की फॉरेन पॉलिसी चाहते हैं, वो किस तरह के ताल्लुकात इंडिया से चाहते हैं, और वो कश्मीर पे क्या चाहते हैं। लेट देम बी पार्ट ऑफ द डिबेट। थैंक यू। बिल्कुल चौर साहब, आपकी बात से मैं एग्री करता हूँ। एज ए डेमोक्रेटिक नेशन वी शुड लेट बी पार्ट पीपल ऑफ पाकिस्तान बी पार्ट ऑफ आवर डिबेट, और एक ब्रॉडर डिस्कशन होनी चाहिए। मैं आपसे फुली एग्री करता हूँ। थैंक यू वेरी मच शकील चौर साहब, इट्स ऑलवेज प्लेजर एंड ट्रीट talking with you and listening to critical, patriotic and nationalistic perspectives of Washington.